हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल वन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह गांधी युग पर होने वाला है। यानी कि जो गांधी युग का जो सेशन होता है वह 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो सेशन होता है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग कुछ गांधी जी के बारे में, कुछ जो बायोग्राफी है उनके बारे में जो जान लेते हैं। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके जीवन साथी का नाम यानी कि उनके वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। और उनके जो बच्चे के नाम थे वह हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी था। उनके जो पिताजी का नाम था वह करमचंद्र गांधी था और उनके माताजी का नाम था वह पुतलीबाई करमचंद्र गांधी था। उनका जो शिक्षा शिक्षा का जो अध्ययन हुआ था वह अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुआ था। और जो कॉलेज में जो अध्ययन किए थे वह लंदन यूनिवर्सिटी से किए थे। और जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह भारत के पश्चिमी तट गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और उनका जो मृत्यु हुआ था वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में जो उनका मृत्यु का जो कारण था वह मानव हत्या के द्वारा हुआ था। उनका जो मृत्यु अपने आप नहीं हुआ था, वह मानव हत्या के द्वारा हुआ था, यानी कि उनका आत्म मर्डर किया गया था। उसके बाद में इनसे जो पॉइंट बनता है कि भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता के एक महत्व मतलब प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1915 में उनकी भारत में वापसी हुई थी। जो महात्मा गांधी थे उनका जो वापसी हुई थी वह 1915 में वापसी हुई थी इनकी। 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व निर्भरता के लिए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरोध में अनेक कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज्य से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए लवण के विरोध में 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के से मतलब ज़्यादा विख्यात हुए थे। उसके बाद में इनसे जो अगला पॉइंट बनता है कि गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इसके बारे में प्रेरणा दी कि आप लोग भी इसी के रास्ते में चलें। उन्होंने साबरमती आश्रम में ही अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे से सूत काट के बनाते थे। महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए हैं उनमें से त्रिमोहिनी जो संगम है उनमें से एक विशेष है। तो गांधी जी का जो सेशन होता है बताए कि 1917 से लेकर 1947 ईस्वी के जो सेशन होता है वो उसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो इसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा का चंपारण से। उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। जो अंग्रेज पुलिस अफसर था कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा, यानी कि भगत सिंह थे जिन्होंने कैप्टन सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर दिए थे। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने
एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। यानी कि मुस्लिम लीग के जो उन्होंने मतलब किस वर्ष जो संस्था था मुस्लिम लीग, मतलब उन्होंने कब स्वीकार किया था कि मतलब एक ठो राष्ट्र होना चाहिए पाकिस्तान। तो उसका जो सेशन था वह 1940 ईस्वी में उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारा जो एक ठो अलग अलग राष्ट्र हो। तो 1940 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो टॉपिक है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्हीं के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो यानी कि देशबंधु की उपाधि किनको दिया गया था? B.R. अम्बेडकर को दिया गया था, या चित्तरंजन दास को दिया गया था, या बिपिन चंद्र पाल को दिया गया था, या रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। देखिए जो देशबंधु की उपाधि मतलब है क्या चीज़, तो मतलब किस लिए उनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी। तो जो चित्तरंजन जो दास थे, मतलब देशबंधु की उपाधि उस समय मिली जब उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के चलते वकालत छोड़ अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल को दान में दे दी। उनके इस अमूल्य त्याग के लिए उन्हें देशबंधु मतलब कहा जाने लगा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो जो पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था वह लाहौर में घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य होता क्या है? तो पूर्ण स्वराज्य क्या मतलब तात्पर्य होता है कि अपने देशहीन वासियों की स्वतंत्रता, यानी कि अपने देश के वासियों की स्वतंत्रता से संबंधित है पूर्ण स्वराज्य। इसका जो अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि मतलब था क्या चीज़, मतलब क्यों भारत छोड़ो आंदोलन को निकाला गया था, इसको पारित किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव यह पारित किया गया था। यानी कि ये जो आंदोलन था वह भारतीय कांग्रेस के महासमिति ने पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय को प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही मतलब प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन था जिसका लक्ष्य था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्य अधिवेशन में शुरू किया गया था। यानी कि इसको महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वह दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो मतलब ये दिल्ली चलो का नारा मतलब किस लिए दिए थे? तो देखिए जब नेताजी ने जापान और जर्मनी के से सहायता लेने का प्रयास किए तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों से 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। तो इसी के कारण सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में
सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का जो नारा दिया गया था, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और इसके बाद में एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी नारा था जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन था वह उसको क्यों रोक दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक के घटना के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, चौरी चौरा जो हिंसक घटना हुआ था, इसका क्या था, ये घटना क्या था चौरी चौरा घटना। तो जब भोजन के बढ़ते दामों को करने के लिए छात्रों ने असहयोग आंदोलन को अपनाया, तो भगवान अहीर ने उनका साथ दिया था। जो भगवान अहीर एक तो उन्होंने आगे निकलकर इस प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। तो प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और कई नेताओं को अरेस्ट कर उन्हें चौरी चौरा जेल में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कई पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद में 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई और 19 लोगों की मृत्यु हो गई। तो घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 5 दिन के उपवास पर चले गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया। तो जो असहयोग आंदोलन को निलंबित करने का मुख्य कारण यही था, चौरा चौरी घटना के कारण। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। वो जनरल डायर के द्वारा किया गया था। तो कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्यों, वहाँ पर देखिए है क्या चीज़ कि रॉलेट एक्ट के विरोध में एक ठो सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और कई व्यक्ति घायल भी हुए। देखिए, जो यहाँ पर आया हुआ है कि जो वहाँ पर कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो यानी कि जो रॉलेट एक्ट होता क्या है, तो रॉलेट एक्ट इसको काला कानून भी कहा जाता था उस टाइम में। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून के आधार पर ब्रिटिश जो थे वो भारत को कुचलने के लिए बनाए थे। यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। तो इसी के विरोध में ही अमृतसर में सभा बुलाया गया था। तो जो जनरल डायर था उसमें अचानक आया, उसमें उस भीड़ पर गोली चलाने लगा। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन को चलाया गया था। देखिए, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था वह किस लिए चलाया गया था। तो देखिए, जो नमक सत्याग्रह, इसी से पता चल रहा है कि नमक के लिए आंदोलन कुछ हुआ होगा। तो देखिए, पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था तो हमारे किसानों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। और जो नमक का जो हम लोग का खरीदारी होता था वह इंग्लैंड से ही आता था। तो जिसके कारण उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे, जिसके कारण उस महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को चलाया था। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से चालू किया गया था। यह जो आंदोलन था वह साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने भारत लोगों पर चाय, कपड़ा, अन्य
सारी चीज़ों के साथ नमक जैसी चीज़ पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। उस समय भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए भारतीय को कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। इसी कारण बापू ने नमक आंदोलन नमक का कानून हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। उसके बाद में जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दिया गया था। जो जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव थे उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी में किस कारण से उनको सजा फांसी की सजा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा राइट आंसर है कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उनको फांसी की सजा दिया गया था। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी के ही विधि न्याय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। यानी कि इसी नियम के अनुसार जो ब्रिटिश थे वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे और उन पर कार्रवाई को जो भी कार्रवाई था उन पर कर सकते थे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता था वह किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो गांधी इरविन समझौता था यानी कि था क्या चीज़। तो महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से भी जानते हैं। देखिए इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि वे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो उनका जो अगला स्वीकार किए थे कि भारतीय को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद में जो अगला था क्या चीज़ कि भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने माना कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। उसके बाद में उनका जो अगला स्वीकार था कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएंगी। उसके बाद में जो अगला उनका जो स्वीकार था कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने उसके बाद में जो गांधी जी थे वो कांग्रेस की तरफ से इन्होंने भी कुछ बातों को शर्तों को स्वीकार किया। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर देंगे। उसके बाद में इनका जो अगला पॉइंट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जो कांग्रेस थी वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। उसके बाद में कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। जो कांग्रेस थे वो कि इनका जो अगला पॉइंट था कि वह देश के लोग ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। उसके बाद में इनका जो अगला शर्त था कि गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। उसके बाद में जो इनका जो अगला दावा था कि यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था कि क्योंकि वह पहली बार ब्रिटिश ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। जो गांधी इरविन समझौता था बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। कि इतने पॉइंट पर बात किया गया था। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे
वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ही बनाया गया था। तो वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ब्रिटिश का अंतिम वायसराय भी था। जो लॉर्ड माउंटबेटन था वह ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। जो लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था, यानी कि इनके लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। उसके बाद में भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही तय किया गया था। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है कि लॉर्ड माउंटबेटन बेटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेटिंग था। उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि जो भारत का जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेटिंग था। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी कि जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत के मतलब पहले वायसराय थे। उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी जो भारतीय रेलवे के जनक के नाम से जाने जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। और जो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये जो सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के मतलब पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल व लॉर्ड माउंटबेटन था। तो उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फोर्ड। लेकिन इन्होंने ही द्वैध शासन को बताया था कि मतलब द्वैध शासन है क्या चीज़। तो सबसे पहले इन्होंने ही परिचित कराया था। तो द्वैध शासन आखिर में होता क्या है कि यानी कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इन्हें द्वैध शासन कहा जाता है। इन्हें राजतंत्र भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी राजा होता है वह अपने ही मतलब रिलेशन वालों को ही मतलब कोई भी पदवी को मतलब बैठाता है। तो मतलब मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी राज करना ही मतलब ये द्वैध शासन के अंतर्गत आता है, यानी कि राजतंत्र। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो हमारा राइट आंसर है आपका 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। मिल मजदूर हड़ताल। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने मतलब सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वह किस योजना के तहत हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माउंटबेटन जो योजना का जो मुख्य प्रस्ताव था वह क्या चीज मतलब क्या था कि भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, यानी कि भारत को दो मतलब भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। उसके बाद में जो अगला पॉइंट था इसका कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह कराया जाएगा।
उसके बाद में इसका जो अगला पॉइंट था कि पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक अलग संविधान का गठन किया जाएगा। उसके बाद में इसका जो अगला प्रस्ताव था कि रियासतों को यह छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में या तो भारत में सम्मिलित हो जाए, यानी कि कोई भी राज्य को यह मतलब छूट था कि वो चाहे तो आप मैंने पाकिस्तान में चले जाएं या तो मतलब मैंने भारत में सम्मिलित हो जाए, तो ये चीज़ उनको छूट दी या मतलब स्थिर रह जाए। उसके बाद में जो इसका जो अगला प्रस्ताव था कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 को दिए दिन मतलब नियत किया गया था। जो इसका हस्तांतरण के लिए जो जो नियत डेट था वो 15 अगस्त 1947 को दिया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग को जो हमारा सेशन है आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।